हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। यूपीएससी प्रिपरेशन में जब वो घटना हो जाए, जब लगे कि आप उसके बिहार और वो आपकी पटना हो जाए, तब शायद आप सोचिएगा कि अटेम्प्ट देना है। हम पूछते कब दे रहे हो अटेम्प्ट? मेरे पापा कह रहे हैं इस बार दे दो, एक बार दे के देख लो, एक बार शादी करके भी देख लो। इतना क्या सोचना यार। तुम लड़की देखने जाओगे तब तो हमको नहीं बुलाओगे कि अवध ओझा बता दो इस लड़की से शादी करे कि नहीं करे। जब भूकंप आ जाए तो क्या होगा? चैट जीपीटी का आंसर क्या है कि आप तुरंत कार में बैठें और इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। जोश आपका काफी हाई है, अनअकैडमी की पूरी टीम का उत्साह भी उतना ही हाई है। हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है पटना की इस धरती पे आके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है हमें काफी समय पहले इस ज्ञान की धरती पे आ जाना था, लेकिन देर आए लेकिन। पटना और बिहार की धरती पे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी। भारत के महान सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी कैपिटल मगध और पाटलिपुत्र और राजगृह को बनाया। यह वही भूमि है जहां पे महात्मा बुद्ध ने कई सारे अपने अनुत्तरित यानी कि प्रश्नों के उत्तर को जब वो नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया में महात्मा बुद्ध के जीवन में बिहार का एक बहुत ही ज्यादा महत्व रहा था। ये वो भूमि है जहां तक मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं तो 1950 से लेके 2020 तक, 1950 से लेके 2020 तक आईएएस की परीक्षा में जितने भी आईएएस सिलेक्ट हुए उसमें से 10% सिलेक्शन केवल बिहार से होते, यानी कि हर एक 10वां आईएएस ऑफिसर बिहार राज्य से आता है। यह बात तो बिल्कुल ठीक है। बिहार वो राज्य है जहां पे दशरथ मांझी जैसे एक व्यक्तित्व ने जन्म लिया, जिसने अपने इरादे के बल पे एक पहाड़ को तोड़ दिया। तो बिहार के जितने भी लोग हैं वो मेहनत करना तो जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? और एक बात का मैं विशेष रूप से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। बापू सभागार, इस ऑडिटोरियम की जो कैपेसिटी है वो 5000 बच्चों की है। जहां तक भी मेरी आंखें जाती हैं वहां पे मुझे सीट्स फुल दिखाई दे रही हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम उस ज्ञान की भूमि पे आए हैं जो खुद ज्ञान का प्रज्वलन करती है। एक शिक्षक के रूप में ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पे हर शिक्षक को अपनी लाइफ में एक बार आना चाहिए। मैं बिहार की इस भूमि की आशीर्वाद लेके आज के कार्यक्रम को शुरू करूंगा। सबसे पहले आप जिस संस्थान के कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आए हैं, आज बड़े दिग्गज लोग आप लोगों को गाइड करने के लिए आ रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए जा रहे हैं। आप सब उनके नामों को जानते हो। हम उनको बस 5 मिनट में इनवाइट करेंगे। एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं जिस संस्थान के कार्यक्रम में आप आए हैं उसके बारे में, अनअकैडमी के बारे में। लक्ष्य बहुत सिंपल था, भारत के कोने कोने तक उच्चतम शिक्षा को पहुंचाना था। और जैसा कि कहा जाता है, आप केवल प्रण लीजिए और कारवा बनता चलता है, तो कारवा बनता चला गया। हमारी औपचारिक शुरुआत 2014 में हुई जब हमने यूपीएससी के लिए एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी। 2014 से हमने यूट्यूब के माध्यम से यूपीएससी के लिए अपने कंटेंट को, फ्री कंटेंट को अपलोड करना चालू किया। 2019 में हमने यूपीएससी सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया भारत के सर्वश्रेष्ठ एजुकेटर्स के साथ में। और उसी का आज परिणाम है कि 2019 से लेके अभी केवल 4 साल की छोटी यात्रा हुई है, लेकिन 700 से भी ज्यादा सिविल सर्वेंट अनअकैडमी का इस्तेमाल करके यूपीएससी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इस साल अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके 333 बच्चे, 333 लर्नर्स यूपीएससी के एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं।
तो अब आप लोगों के उत्साह के साथ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा और मैं सबसे पहले जितने भी हमारे शिक्षक हैं, वरिष्ठ शिक्षक हैं, उन सबको स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगा लैंप लाइटिंग के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अवध ओझा सर। जय हिंद फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और अगर आप हमें मौका देंगे तो हम आपसे बोलेंगे ज़रूर। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपनी टीम से मैं आप सब लोगों के परिचय कराऊं। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा सुदर्शन गुर्जर जी को, हमारे अनअकैडमी के सुपरस्टारों में से एक हैं। फिर हमारे साथ एक और सुपरस्टार है, सारे सुपरस्टार ही हैं। चंद्रमौली साहब हमारे साथ हैं। फिर हमारे साथ हैं मधुकर कुटावे सर। इनका रन रेट इतना हाई है कि मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट को मात देते हैं ये। फिर हमारे साथ विवेक सर हैं, विवेक सिंह जी हैं। आईआईटी के प्रोडक्ट हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अपने देश में तो पढ़ाते ही हैं, देश से बाहर भी पढ़ाते हैं। अनुज सर हमारे साथ हैं, विस्फोटक है, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं और एक बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। बाकी मैं अनअकैडमी की पूरी टीम को धन्यवाद दे रहा हूं और मैं अब सबसे निवेदन करूंगा कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले, जो कि हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, कि हम दीप प्रज्वलित करेंगे सरस्वती वंदना के साथ। और आशा करता हूं कि आप सभी हमारे साथ इस समारोह में शामिल होंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने अनअकैडमी पिछले 5 साल से जो अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं, जिनकी
वीडियो पे 625 मिलियन मिनट्स वॉच टाइम है। अगर मैं आपको इस आंकड़े को थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो 625 मिलियन का मतलब होता है 1200 साल का कंटेंट लगभग बच्चे उनसे पढ़ चुके हैं। 1200 साल का कंटेंट। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर, ज्योग्राफी के सुपरस्टार सुदर्शन गुर्जर सर और उन्हीं के साथ देने आ रहे हैं मधुकर कोटवे सर। हिंदी माध्यम में रिजल्ट सुधारने के लिए इन्होंने अकेले कमान संभाली हुई है। सीसेट जीएस से लेके एक एक विषय पे परिपक्वता, इकोनॉमी से लेके एथिक्स, सीसेट से लेके पॉलिटी और हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी, सब पे इनकी कमांड है। जोरदार ताली मधुकर सर के लिए। सुदर्शन सर और मधुकर सर आप लोगों को गाइड करेंगे, आप लोगों को सिविल सर्विसेज की पेचीदगियों को बड़ी सरलता से समझाएंगे। अनअकैडमी पे काफी सारे बच्चों को गाइड कर चुके हैं, टॉप रैंकर्स को निकाल चुके हैं। तो जैसा कि कहा जाता है, सफल लोगों से सीखिए सफलता के गुर। सर आप लोग दोनों प्लीज बच्चों को गाइड करिए। वो कहते हैं ना कि शब्दहीन आज मैं बना हूं आपको देख के। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार के लिए। भारतवर्ष की इस पावन धरती पे आज मैं पहली बार आया हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैंने नहीं सुना था आज तक ये इतनी ऊर्जा। धन्यवाद। हर सेमिनार में हमें ये बोलना होता है कि भाई जोश कितना है। अब मैं ये कहूंगा कि जोश इतना हो। मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक धर्म में एक विशेष जगह होती है जिसे पवित्र जगह कहते हैं। शिक्षकों की अगर कोई पवित्र जगह है तो वो यही हो सकती है, कोई और नहीं। हम दोनों शिक्षक सबसे पहले इस स्टेज के माध्यम से इस भूमि को नमन करते हैं। और हम बस इतना चाहते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम में जो चर्चाएं हो उससे आप कुछ न कुछ लेकर जाए। बाकी अपना उत्साह और ऊर्जा बिल्कुल इसी प्रकार से बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर। आज इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए एक बात और कहना चाहूंगा। यार दशरथ जी मांझी जो हैं, उनकी धरती पे आए हम, जिन्होंने पूरे पर्वत के भूगोल को बदल के रख दिया। उस धरती के छात्र छात्राओं को मैं मेहनत करना क्या सिखाऊंगा? मतलब मेहनत तो आपके खून में है। पर सर और आज हम लोग बस एक प्रयास कर सकते हैं, एक मार्गदर्शन बस। क्योंकि मेहनत तो आप लोग सब करना जानते हो। तो बस आज का ये प्रोग्राम हमारे 15-20 मिनट हम रहेंगे शुरुआत में। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वैसे मैं जानना चाहूंगा कौन कर रहा है यूपीएससी की तैयारी? क्या बात है, क्या बात है। बोले सर इस भीड़ को देख के तो मेरा भी मन हो गया। तो यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो 12 से 13 साल का अनुभव, 8 साल का अनुभव, आज जो भी हमने हमारे जीवन से सीखा है वो हम पूरा 15 मिनट में सिखा जाएंगे। तो बस 15 मिनट आपके हम लोग लेंगे, सिर्फ सुनिएगा और प्रयास हमारा सर और हमारा ये रहेगा कि कुछ बेहतर आज हमको शिक्षा हम आपको दे जाएं। तो सर प्रारंभ किया जाए। बिल्कुल। और केवल
हम सिखाना ही नहीं चाह रहे हैं। पहली बार इस ऊर्जाओं से सीखने का भी बड़ा अद्भुत मौका मिला है। वाह क्या ऊर्जा है, वाह मजा आ गया। मतलब इंदौर का पोहा जलेबी या लिट्टी चोखा के लिए आ गया आज। क्या बात है। तो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। बहुत सारी बातें, बहुत सारी विषय, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कुछ चुनी हुई चर्चाएं आज हम करना चाहते हैं। मैं शुरुआत बिल्कुल लाल लालियों से ही करेंगे। और सर मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा क्योंकि ये भीड़ ने मुझे ऐसा लगा कि बोलना जरूरी है। जरूर सर जरूर। जो मेरी सबसे मतलब फेवरेट है, ऐसा बहुत रेयरली होगा कि सेमिनार और मैंने बोला ना हो। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। सबसे पहला है सवाल जो आप लोगों में से कई लोगों के मन में होता है, सर बहुत से रिसोर्स मतलब एक विद्यार्थी जब तैयारी की शुरुआत करता है तो सीनियर कहता है एनसीईआरटी के बगैर तो दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती जी। जब शिक्षक से मिलता है तो शिक्षक कहता है ये 5 किताबें तुम्हें इस विषय में पढ़नी होगी। फिर कुछ बची हुई बातचीत होती है तो क्लास के नोट्स पढ़ने हैं। बहुत से सोर्स है सर। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले ये जो सारी दुनिया का बोझ है इसको कैसे कम करें और किस तरीके से इस यूपीएससी में बेहतर रिसोर्स और कम से कम रिसोर्स में बढ़िया परिणाम लाए सर। मतलब मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करो ना, सबसे पहले समस्या ये आती है। इस शहर में रह के कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि दिल्ली में कोई छात्र जो रह रहा है वो कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ रहा है मेरे से, लगता है। बट मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा कि ये जो एनसीईआरटी लिखी है इसको सही ढंग से आप पढ़ना सीख गए तो वो जो कहते हैं ना कि स्कूल में किए गए सारे पाप धुल जाएंगे। अब समझ में आई बात? आप किसी ना किसी कोई भी टॉपर की जब बात सुनी होगी तो उन्होंने एक बात कॉमन कही होगी कि भाई मैंने अपने बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी करी, ठीक है, अब हमने सुन लिया। अब बोलेंगे कौन सी क्लास की एनसीईआरटी बोलते हैं वैसे, वो बताओ मुझे। 6th to 12। ये अभी नया इनिशिएटिव मैंने भी ऐसा शुरू किया था कि मैंने 6वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ ली, मजा आ गया। बोले कुछ समझ नहीं आया लेकिन मजा आ गया। क्योंकि भाई आपको भी शक होगा ना मैं ग्रेजुएट कैसे हो गया, तो आपको अच्छा लगेगा इसलिए 6th की पढ़ ली आपने, 7th की पढ़ ली, 8th की पढ़ ली। आप सोचो कि जो ज्वालामुखी 7वीं में है, 9वीं में है, फिर 11वीं में है, 3 बार पढ़ के करोगे क्या आप? एक बार आज इस सेमिनार से एक लर्निंग लेके जाना हो एनसीईआरटी की तो एक काम करना, आप एनसीईआरटीज को टॉपिक वाइज पढ़ने का कभी प्रयास करो, क्योंकि समय इतना नहीं होता है हमारे पास। और बहुत प्रैक्टिकल बात है कि सर बच्चे शुरू तो कर देंगे एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन 9, 10 तक पहुंचते पहुंचते 6th के कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाते हैं, कॉन्फिडेंस हिल जाता है अंदर से। और ये बात सत्य मैं बता रहा हूँ, कई बार बस बता नहीं पाते हम सामने किसी को। इसलिए आप कोई एक टॉपिक उठाओ और मेरे नज़रिए में एनसीईआरटी पढ़ना है तो टॉपिक से कुछ मत करो। जैसे छोड़ो ज्योग्राफी, हिस्ट्री का भी आप लोगे तो सिंधु घाटी यदि आप छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं तो बड़ी में वो तो फिर से मिलेगा, लेकिन तब तक जाते जाते हम कनेक्टिविटी भूल जाते हैं। एक बार प्रयास करना, एनसीईआरटीज को आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करो। ये बहुत मतलब बेसिक लर्निंग, और ये कई बार आप देखना कोई नहीं बता पाता ये चीज़। इसका प्रूफ है, आपको लगे तो एक बार आप एनसीईआरटी की मेरी क्लासेस देखना, उसमें टॉपिक वाइज है। यू विल रियलाइज कि क्यों परेशान हो रहे थे यार 6वीं से 12वीं में। एक टॉपिक उठाओ, 7th का, 9th का, 12th तक सब पढ़ लो। तो आप ये जरूर करें। मतलब समय नहीं है आपके पास, सबको उम्मीदें हैं यार अपने से, तो समय को कम समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब चीज़ों पे ध्यान रखना। अब सर मैंने तो एनसीईआरटी की बात की, और कुछ रिसोर्सेज को लेके भी सर चर्चा करने वाले हैं, वो काफ़ी बेहतर इंसाइट देंगे।
देखिए सर ने सबसे बड़ी बात जो कही कि एनसीईआरटी को अगर आप क्लास वाइज पढ़ेंगे तो हो सकता है मोक्ष मिलेगा लेकिन सफलता नहीं। लेकिन अगर टॉपिक वाइज पढ़ लिया तो सिलेबस तो कवर हो जाएगा। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि हर चीज, हर विषय की किताब या हर एक नोट्स पढ़ना नहीं जरूरी है। पहले हम एक शिक्षक को चुन ले। जैसे सर ने, आपने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया तो आप पहले ज्योग्राफी सर से शुरू करें। जब आपको लगे कि सर ने अब कंप्लीट कर दिया, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक बार देख ले और अब या तो कोई एनसीईआरटी या कोई स्टैंडर्ड बुक अगर आपको आवश्यकता होती है तो पढ़े। जबरदस्ती कई बच्चों के सर मैं कमरे पर जाता हूं तो वो ऐसे दिखाते हैं, ये मेरे पॉलिटी के नोट्स है, ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स है, और मैंने कहा इसका करोगे क्या? सर अगर कुछ नहीं हुआ तो इसी रद्दी को बेचकर घर का किराया निकाल दूंगा। तो ज्यादा जरूरी है कम से कम चीज रखिए और जरूरत हो तो पढ़िए। अगर सर ने कंप्लीट करा और आपको लग रहा है बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो रुक जाइए, अब अगला विषय। क्योंकि हमें हर परीक्षा में केवल एक ही विषय नहीं पढ़ना है, कई विषयों को पढ़ना है। पर सर केवल प्रॉब्लम नोट्स की थोड़ी है, केवल प्रॉब्लम रिसोर्स की थोड़ी है। सही बात। एक बहुत बड़ी समस्या है मेरे हिंदी मीडियम के छात्रों की सर, करंट अफेयर्स। सही बात है, क्योंकि सर बोले मुझे लगता है कि मुझे द हिंदू न्यूज़पेपर कई बार समझ नहीं आता है, द इंडियन एक्सप्रेस समझ नहीं आ पाता है, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है वो मेरे से आगे तो नहीं निकल गया। सही कह रहा हूं मैं? आवाज नहीं आ रही मुझे उधर से ऊपर। पहले तो मैं चाहूंगा इधर से जो नारी शक्ति, इसका आवाज कम लग रहा है, एक बार इधर से पूरी आवाज हो। क्या बात है। तो एक जो बड़ा सवाल सर ने खड़ा किया करंट अफेयर का, बड़ा सवाल करंट अफेयर से भी एक और बड़ा सवाल है कि सर करंट अफेयर क्या है? बिल्कुल। सीमा हैदर की अंजू वाला करंट अफेयर। हाँ। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे परीक्षा की जरूरत क्या है। हमें देखना होगा, समझना होगा कि हमारे लिए कौन सा करंट अफेयर जरूरी है। बहुत बहुत अद्भुत। मैं ये जानता हूं कई सारे लोग न्यूज़पेपर, खास करके अंग्रेजी तो बहुत लोगों ने बोला होगा, द हिंदू पढ़ के रहें। द हिंदू खोलते हैं कुछ लोग तो केवल फोटो देखने के लिए, और बाद में पता चलता है कि अंत में कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर के लिए यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी हिंदी का अखबार पढ़ लीजिए, लेकिन जो मंथली मैगजीन आती है, जैसे अनअकैडमी ने मृणाल सर की देखरेख में एक आर्टिकुलेट मैगजीन बनाई है, आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं। अंत में महीने में 4 संडे होते हैं, आप 4 संडे में उस मैगजीन को थोड़ा डेडिकेट कर दीजिए, आप पाएंगे कि आपका करंट अफेयर बहुत बढ़िया हो रहा है। पर सबसे बड़ी बात, करंट अफेयर उतना ही तैयार करना जितना कि रिवाइज हो सके। नहीं तो पता चल रहा है कि उसकी अलग से पोथी तैयार की तो उसका दोहराव नहीं होगा। 30 से 40 करोड़ लोग भारत में अखबार पढ़ते हैं, वे सब आईएएस नहीं बन सकते। जो व्यक्ति करंट अफेयर कई बार रिवाइज करेगा, सफलता वही ले जाएगा सर। बिल्कुल सर। एक आखिरी बस ऐड करूंगा, एक गलती मतलब मुझे ऐसी लगती है कि करंट अफेयर्स को कई बार हम एक सब्जेक्ट मान लेते हैं। ये जो पीछे कुछ इमेज दिख रही होगी, इसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कुछ को। अभी कहाँ जाता है ये इंटरेस्ट? कहाँ जाता है जब न्यूज़पेपर पढ़ना होता है? सिलेबस के टाइम कहाँ जाता है ये इंटरेस्ट? हाँ, तो ये ऊर्जा को संभालो, ठीक है। एक उदाहरण देता हूँ मैं। एक हमारे परम मित्र हैं, तो अच्छा वो सब घर घर की कहानी है। कभी देखा होगा अपने घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं कितने इंटरेस्ट से पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, पूरा ऐड भी पढ़ जाएंगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखा होगा आपने। एक मित्र हैं तो उनके दादाजी, मैं मतलब छोटा था तो मैं देखा करता था, वो बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और इतना पढ़ते थे इमोशंस के साथ कि 2 बाइक सवार अत्यधिक बाढ़ की चपेट में आके पुलिया पर गिर पड़े, है तेरी गिर गया ये तो। मैं सोचता हूँ, आज सोचता हूँ उनको क्या जरूरत है न्यूज़ की। तो एक सीखने वाली बात है कि यदि यहाँ इंटरेस्ट नहीं है ना किसी, देखो आपके अंदर ऊर्जा है, सब कुछ है, सब करना है, सारी चीजें हैं, दिशा वहीं भटक गई।
तो समस्या बस ये है कि एक बार इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट आपको किसी भी चीज़ से मोटिवेशन से आ रहा हो कि मुझे तो अच्छी जगह पहुंचना है, मुझे पैसा कमाना, जो भी हो यार करो, पर इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को ध्यान रखना। और हिंदी मीडियम के स्पेशली लर्नर्स मैगजीन से भी नहीं पढ़ पाओ, यूट्यूब जैसा इतना बड़ा संसाधन है। चंद्रमौली सर का जो करंट अफेयर्स बाइलिंगुअल में आता है, आप शिक्षक से पढ़ो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये थोड़ी कि पेपर से ही मुझे करंट अफेयर्स मिलेगा, ये ज़रूर ध्यान रखें। तीसरी बात सर मुझे ऐसी लगती है कि करंट अफेयर्स और रिसोर्स से काम नहीं होने वाला, और कुछ बड़ी बड़ी समस्या हैं लर्नर्स की। सर क्या लगता है आपको, मतलब क्या और समस्या ऐसी होगी? सी सेट तो पेपर है आई थिंक, पर मुझे लगता है कि उससे भी एक बड़ी समस्या है बिल्कुल, जो नोट्स बनाने वाली होती होगी सर, हाँ, कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स के लिए सर विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज होते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाएं, बड़े नोट्स बनाएं, या फिर जैसे आपने रखा है कि ऐसे नोट्स बनाऊंगा कि एनसीईआरटी भी शर्मा जाएगी। बिल्कुल सर। मतलब आप, मैं कह रहा था शुरू में भी, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, आज हम सवाल ऐसे लाए हैं कि आपको हमेशा मदद करेंगे वो चीज़, उसके सॉल्यूशन। एक सबसे बड़ी समस्या है नोट्स। सर मुझे लगता है ना कि नोट्स बनाने से पहले नोट्स क्यों बनाया जाता है इसकी फिलॉसफी भी समझनी होगी। कल का उदाहरण देता हूं मैं। कल शाम को यहाँ आया था मैं, तो मैं देख रहा हूं कि टीम पूरी सेमिनार की तैयारी कर रही है, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एक चीज कॉमन थी उनमें, वो हर चीज नोट डाउन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आगे क्या होने वाला हमें नहीं पता होता है। बिल्कुल। आप इमेजिन करो एग्जाम के 15 दिन पहले की स्थिति, कोशिश करो एक बार, सोचो इतने रिसोर्सेस कभी रिवाइज कर पाओगे एक साथ आप? बिल्कुल नहीं होगा। और आप यदि कर पा रहे हैं तो आप महान हैं। नहीं होता यार, प्रैक्टिकली सोचो 20 किताबें कैसे करोगे? तो सबसे पहले ध्यान से सुने कि यदि आपको लगता है कि नोट्स की जरूरत क्या है, वो बोला, मतलब सबसे पहले जरूरी पता होना चाहिए बात। अब रही बात बनाए कैसे, ऐसी बातें तो हर कोई कर जाता है सर कि नोट्स बनाए कैसे। तो बनाने का एकमात्र जो सही तरीका वो ये है कि कोशिश, मेरे से एक बात सीखना हो तो बस यही मैं हमेशा क्लास में कहता हूं, और जो सत्य है वही बोलूंगा, कि नोट्स थोड़े छोटे ही बनाना। कई बार एनसीईआरटी 40 पेज की हो जाती है और हमारे नोट्स 60 पेज के हो जाते हैं। दुनिया भर के हाइलाइटर यूज कर लिए हैं, कैस्पियन सी दिखना बंद हो गया एटलस में, पूरा हाईलाइट कर दिया उसको। वाइट कलर का हाईलाइटर लगा रहे हैं बच्चे। क्या सर कुछ तो हाइलाइटर पे हाइलाइटर लगा रहे हैं, व्हाइट कलर का वाइटनर लगा रहे हैं। मत करो, एक पैराग्राफ को रीड करो। जनरली जैसे कोई शिक्षक भी पढ़ाना होता है तो एक पैराग्राफ आप पढ़िए, नहीं समझ आया दूसरी बार पढ़िए, लेकिन दूसरी बार में कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकालो जिससे वो आज से 2 साल बाद भी आपसे कोई पैराग्राफ पूछ ले तो वो कीवर्ड्स की मदद से आपको पूरा पैराग्राफ याद आ जाए। सिर्फ काम की बात लिखो। किसी से दुश्मनी प्यार जब हो जाता है तो काम की चीजें हमेशा याद रहती हैं, उस पैराग्राफ से निकालो और वो नोट्स में लिखो। हमेशा नोट्स छोटे बनेंगे। और आप यदि सजाने में लग गए, रंगोली बनाने में लग गए, मैं बता रहा हूं बहुत दुखी हो जाओगे नोट से। तो थोड़ा सा बस इस चीज का ध्यान रखना। बाकी सर और बताने वाले हैं जो भी। मैं नोट्स के मामले में एक चीज कहूंगा कि कई स्टूडेंट ये शिकायत करते सर नोट्स कैसे बनाएं, या नोट्स बनाते समय हम लोग पहले दिन अच्छे नोट्स नहीं बना पाते। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि अगर आज मैं अपने पहले दिन के नोट्स बनाऊं तो शायद मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा बकवास नोट्स मैंने पृथ्वी पर ना देखे हो। क्योंकि पहले दिन हो सकता है कि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है लेकिन मैं लिखते ही चला गया। तो आप नोट्स दिन प्रतिदिन सीखेंगे। पहले दिन आप हो सकता है डिटेल में लिख रहे हैं, फिर आप थोड़ा शॉर्ट लिखना शुरू करेंगे, तो 15 से 20 दिन आप जैसा बना सकते बनाते चलिए। एक टाइम के बाद आपके नोट्स बनाने में खूबसूरती भी आ जाएगी, जो संक्षिप्तीकरण है जिसे हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं वो भी आएगा। लेकिन थोड़े पेशेंस के साथ आप इसको चलने दीजिए। कई लोगों को शुरुआत अच्छी करते हैं, 10 दिन बाद लगता है सर ये तो बकवास है, मैं तो नोट्स खरीद लूंगा, किताब खरीद लूंगा। लेकिन याद रखिएगा, चयन में सबसे ज्यादा योगदान यदि किसी चीज का है तो वो आपके नोट्स है। अगर कोई विद्यार्थी यूपीएससी का सिलेबस 15 दिन में रिवाइज कर सकता है तो ये उसकी क्षमताएं नहीं, उसके नोट्स की काबिलियत है। बहुत बढ़िया सर। तो सर नोट्स तो हो गया, लेकिन
ये जो सवाल हैं आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट का, ये जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत अद्भुत सा चित्र है। पहले पढ़ लूं, प्रैक्टिस तो एग्जाम के बाद कर लूंगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। आपने कई बार एक स्टेटमेंट सुना होगा कि यार तैयारी तो मेंस के साथ की जाती है, प्रीलिम्स की तैयारी कुछ नहीं करते हैं। तो वो मेंस की तैयारी का सेंस है आंसर राइटिंग की। आप मेरी एक बात से सब लोग सहमत हो गए, सर समस्या आंसर राइटिंग की नहीं है, उस डर की है। सबसे पहला डर, कभी कलम उठा के आप लिखेंगे, सही कह रहा हूं मैं, पहली बार लिखते नहीं बनता, हिम्मत नहीं होती। अब क्यों नहीं हिम्मत होती? कौन चेक करेगा मेरा मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं? सही बात है ये। तो इस चीज की जो दुख है वो ये है कि सबसे पहले यदि खुद में कॉन्फिडेंस लाना है तो सीधी बात है, यहां यदि खाली रहेगा ना तो वहां लिख भी नहीं पाओगे। तो जो कई बार हम देख लेते हैं कि मैंने बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सारी की, पहले दिन से आंसर राइटिंग ना करें। मेरे हिसाब से आप लोगों को आंसर राइटिंग थोड़ा रुको, सब्जेक्ट को समझो। आंसर लिखना और बेहतर आंसर लिखना दोनों के रिफ्लेक्शन अलग होते हैं। एक काम खत्म नहीं करना है हमें। ज्योग्राफी को नहीं समझोगे, इन्वायरमेंट को नहीं समझोगे तो कभी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का कभी आंसर लिख ही नहीं पाओगे आप। तो पहले दिन से सर मेरे हिसाब से वो जो एक रहता है कि अब मैं लिख दूं, वो ना करें। थोड़ा सिलेबस के क्वेश्चंस को देखो, एक बार में कभी नहीं समझ आएगा, 2-3 बार क्वेश्चंस पढ़ो, फिर रियलाइज करो कि यार हिमालय से तो हर बार सवाल आता है, फिर देखो कि यार लैंडस्लाइड भूस्खलन से तो सवाल आता है, फिर देखो कि यार बार बार चक्रवात से संबंधित तो क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो, इनसे समस्या, ये जो चीज़ें हैं इनको निकालो। मतलब पहले एनालिसिस करना पड़ेगा और जल्दबाजी मत करो, अच्छी जगह पे पहुंचना है हमें, ठीक है। कुछ चीज़ें और भी बताने वाले हैं सर। वैसे देखो, मैं कहूंगा कि सर ने जो बातें बताई बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बात है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। पेशेंस का मतलब 3 चरण है। पहले हम उस कंसेप्ट को समझते हैं, कंसेप्ट को समझने के बाद दूसरा चरण होता है उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तीसरा स्टेप होता है रिवीजन करते हैं, और फिर जाकर आप आंसर राइटिंग करने की क्षमता रखते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक महिला का उदाहरण लेते हैं हम, जो दुल्हन के भेष में है और वही महिला विधवा के भेष में है। महिला समान है, श्रृंगार सब कुछ प्रदर्शित कर रहा है। आंसर राइटिंग भी कुछ ऐसी ही है। जो व्यक्ति जितना बढ़िया श्रृंगार कर लेगा उसके नंबर उतने ज्यादा होंगे। इसलिए आपको वो श्रृंगार करने से पहले सीखना होगा क्या चीज जरूरी है, कहां कौन सी चीज डालनी है, कहां पर किस चीज की जरूरत है। अगर ये चीज नहीं है तो आपका आंसर एक जनरल आंसर ही है। इसलिए सर मैं तो कहूंगा कि आंसर राइटिंग में जो आपने कहा थोड़ा रुक कर करेगा तो ज्यादा बेहतर आ पाएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब चीज़ें थोड़ी सी पता हो हमें, ठीक है सर। बहुत इसमें बातें करी हमने, अभी कुछ एक समस्या और जो है रह गई है। क्या ये सर बच्चों से पूछे कि और कौन सी दिक्कत रह गई है? ऑप्शनल। चलो ऑप्शनल की बात कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। वैसे बहुत बड़ा प्लान है आज ऑप्शनल के डिस्कशन के लिए आप। हाँ बिल्कुल, और भी सर हैं, विवेक सर हैं, चंद्रमौली सर हैं, वो भी चर्चा करेंगे आपसे। तो एक आखिरी सवाल के रूप में सर, सबसे बड़ी जो टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी की जो चर्चा है सर, हम चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट के साथ रिवीजन, इसका जो कॉम्बिनेशन है, अगर रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट दोनों मैच हो जाए तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। नहीं तो वही हालत होगा गजनी के जैसा कि हर 15 मिनट में वो भूल जा रहा है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था कि कोई और ही कार्यक्रम में लगा हुआ था। तो सर इसका एक ही सत्य है, मुझे लगता है कि रिवीजन में सबसे बड़ी जो कमी आती है वो सिर्फ इसका कनेक्शन नोट्स से है। आज आपको बढ़िया नोट्स दे दूं, शॉर्ट नोट्स बना के, और कह दूं इतना ही पढ़ना है, और वो आपको समझ में भी आ रहा है, आप कभी पीछे नहीं हटोगे रिवीजन के लिए। तो आप जब भी पढ़ाई करो, आपके नोट्स सही हैं तो रिवीजन में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा खुद पे भरोसा रखो। और एक तरीका और, स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या ऐसे एग्जाम जहाँ चीज़ों को बहुत याद भी करना पड़ जाता है कभी कभी, एक स्ट्रैटेजी चल रही है अनअकैडमी पे आजकल बहुत फेमस, कोई बताएगा क्या? किसी को पता है? ब्लैंक पेज स्ट्रैटेजी।
सुना है किसी ने इसके बारे में? सुनना ये बहुत काम की चीज़ है। वो कहते हैं ना कि जीवन में किसी के कोई एक घटना ऐसी हो जाती है जिससे चीज़ें बहुत बदल जाती है। हो सकता है ये एक हो जाए आपके साथ। ब्लैंक पेज वो है कि किसी भी शिक्षक ने आपको आज कुछ भी पढ़ा दिया, शाम को सोने से पहले ब्लैंक पेज में मैं उसे लिख पा रहा हूँ कि नहीं, अपना सच खुद को पता होना चाहिए। समझ आई मेरी बात? तो ये कोशिश करें कि कुछ भी पढ़ाया हो सर ने, मुझे ब्लैंक पेज पे एक बार लिख के देख लेना है। वो डर एक बार हट गया, क्योंकि आप देखना कई बार मन कहता है अरे यार सर ने इतना पढ़ाया, 2 घंटे में क्लास में बैठा, लिख भी पाऊंगा कि नहीं, लिख ही नहीं रहे, प्रयास ही नहीं कर रहे। मेहनत तो है, मैं बैठा हूँ 2 घंटे बैठा हूँ मैं, पर तरीका गलत है। आप एक बार ब्लैंक पेज पे लिखने की कोशिश करो, वो जो हिम्मत मिलेगी ना आपको वहां से कि भाई साहब 2 घंटा पूरा मुझे याद है, उसकी तो बात ही कुछ अलग होगी। तो इस बात को ध्यान रखें, जब भी आप नोट्स बनाएं थोड़ा सा जो है इस तरह से ध्यान रखें कि मुझे रिवीजन करना है। तो रिवीजन आप ब्लैंक पेज पे करें सर, मेरे हिसाब से। सर ने जो कही बात, उसमें एक बड़ी चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। जैसे कराटे या कोई भी चीज जब सीखते तो उसमें कहा जाता है कि सामने वाले की 100 करतबों से मुझे डर नहीं है, मुझे डर है उसकी उस एक करतब से जिसे उसने 100 बार किया होगा। कई बार विद्यार्थी रिसोर्स इतने जमा कर लेते हैं कि वह दोहरा नहीं पाते। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, कोई भी, मैं आपको एक दावा करता हूं, आपके कमरे में जितना मटेरियल इस समय पड़ा है, इस समय अगर वो सारा आपको याद है ना, तो किसी एग्जामिनर की औकात नहीं कि आपको फेल करके दिखा दे। बिल्कुल सर। तो ज्यादा जरूरी है दोहराओ, जितना ज्यादा रिपीटेशन करोगे, जितना दोहराओगे। और इस बार का जैसे यूपीएससी ने बदलाव किया, सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है दोहराव की। जितना रिपीट होगा उतना दिमाग और भी बेटर होगा। और एक अंतिम रूप में टाइम मैनेजमेंट पर हम चर्चा कर लेंगे, और फिर आप लोगों का जो हमने समय लिया, मुझे उम्मीद है कि वो चीजें जो आप हमें दे रहे हैं उतनी चीजें आप तक पहुंच पाए। एक अंतिम रूप में सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, टाइम मैनेजमेंट पर आप क्या चाहेंगे कि विद्यार्थी किस तरीके से आगे बढ़े? सर मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट इस एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं, मतलब जीवन में हर जगह काम आ रहा है। बिल्कुल सर। आज मैं पढ़ाने भी बैठ रहा हूँ, सुबह उठने के बाद मेरा दिन मुझे क्लियर नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ वो दिन ऐसे निकल जाएगा। फिर हम कहाँ ढूंढते हैं? फिर हम मोटिवेशन ढूंढते हैं कि कोई आएगा और मुझे मोटिवेट करके चला जाएगा, यही होगा। पर हम भूल जाते हैं कि सुबह उठने के बाद, आप कभी भी उठ रहे हो सकता है किसी का सोने का टाइम, मतलब रात में पढ़ने की स्थिति, नाइट आउल जिनको हम कहते हैं। बिल्कुल सर। कई बार हमारी भी आदत रही कि रात भर बैठ, पर जब भी करो आप एक थ्योरी अपना लो कि मेरा अगला 1 घंटा कैसे होगा, सही होना चाहिए, बस वो प्लान होना चाहिए। यार जिला संभालने वाले हो आप, आगे जाके एक अच्छी पोस्ट पे जाने वाले हो, आपके सिग्नेचर से चीजें बदलने वाली हैं, आप अपने टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। सबकी परवरिश अलग हुई है, सबकी मानसिक स्थिति अलग है। अपने आप को समझो और चीज़ों को थोड़ा सा टाइम मैनेज करना सीखो। कोई नहीं आके बताने वाला, मुझे आपकी स्थिति नहीं पता कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है। कोई 2 घंटे में चीज़ें पढ़ पा रहा है तो कोई आधे घंटे में साफ कर जा रहा है। आपको समझना होगा और बस आप एक सीधा काम रखो कि अगला 1 घंटा मेरा सबसे बेहतर हो। मत करो दिन भर का खूब ज़्यादा बड़ा प्लान, 1-1 घंटा भी संभालोगे तो कर जाओगे। आपको पहचानना होगा कि आपके लिए कौन सी काम की चीज़ का, मतलब आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर लो, सच है ये टाइम मैनेजमेंट। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं कि कुछ हम लोग सिखा पाए सर, और अंतिम कुछ बताएंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। बिल्कुल सर, मैं पटना आया और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज्यादा जरूरी है सर, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा लाल केवल और केवल विषय पढ़ के नहीं आया है, इसे अपनी जिंदगी की भावनात्मक संबंधों को भी तो नियंत्रित करना है। बिल्कुल ये अपलोड करना है, अभी बहुत सारी चीजें। इसे पड़ोसी से भी बात करनी है कि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, उसे भी जवाब देना है। सही इसे बात। थोड़ा सा रील्स और इंस्टाग्राम के बगैर नींद नहीं आती सर। हाँ, और शाम को जब तक अपने मित्र या प्रिय मित्र से बात ना हो, ऐसा लगता है कि दिन कुछ अधूरा सा है। वाह बस तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ऐसा सोचिए नहीं कि आप इन सभी चीजों से मुक्ति पा लेंगे, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर हमें इन सवालों से गुजरना है। तो ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि आप एक फिक्स ड्यूरेशन पकड़ लीजिए,
कि देखो भाई, मैं अपनी जिंदगी में 24 घंटे के 3 हिस्से बना देता हूं। 8 घंटे मेरे सोने के हैं, 8 घंटे जिंदगी के बाकी कर्तव्यों के हैं, क्योंकि पिता और माता हमारे जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं वे ऐसे नहीं है जो कहेंगे कि जाओ बेटा तुम केवल अपनी जिंदगी का आनंद लो, मैं सब देख लूंगा। वो कहेंगे देखो पढ़ना हो तो पढ़ो, पर तुम्हें ये काम भी करना पड़ेगा। तो हमें अपने 8 घंटे उन्हें समर्पित करने हैं। लेकिन अभी जिंदगी में मेरे 8 घंटे बचे हैं। ये वो 8 घंटे हैं जिसे मैं अपनी तरीके से यूज करूंगा। ये वो 8 घंटे जिससे मैं अपना भविष्य बदलूंगा। ये वो 8 घंटे हैं जिससे मैं अपने आने वाले कल को आज की तुलना में बेहतर करके दिखाऊंगा। और इसीलिए मुझे वो 8 घंटे सबसे बेहतर बिताने हैं। उसमें आपको तय करना है कि कितने घंटे, 2 घंटे आप क्या पढ़ सकते हैं, 2 घंटे आप कौन सा विषय पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर कितना पढ़ सकते हैं, आप उन 8 घंटों को कितना बेहतर कर रहे हैं, यही आपका आने वाला कल तय करने वाला है। इसलिए आज तय करिए कि 8 घंटे मेरे कैसे गुजरने वाले हैं। समय प्रबंधन में मैं कहूंगा केवल आप अपनी जिंदगी के 8 घंटे दीजिए। मैं स्टेज से दावा करता हूं मात्र 365 दिन के बाद ये दुनिया तुम्हारी कुछ और होगी, जो भले ही आज ना हो। बिल्कुल सर, मैंने कहा था सर, इनको मेहनत करना नहीं सिखाना है हमें। बिल्कुल बस। सर। तो अब हम हमारे ये अंतिम चरण में हैं। हम लोगों का बस एक मकसद ये था कि हम आपको कुछ इस तरह का गाइडेंस दे जाएं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आने वाला ये जो प्रोग्राम है, और मोटिवेशन की क्या बात करें, जहां अवध ओझा सर हो फिर तो जरूरत ही नहीं। क्या बिल्कुल। तो मैंने कहा 2 चीज हम करने नहीं आए हैं सर। एक, मेहनत का मैं आपको कोई पाठ नहीं पढ़ा सकता, ना सर पढ़ा सकते, ना मोटिवेशन सर हैं। हम सिर्फ रास्ता दिखाने आए थे आपको एक। तो अंतिम बस एक बात ये कहूंगा इस स्टेज से, इस माध्यम से, कि कुछ छात्र जो नहीं भी आ पाए हैं या इसको कभी भी कहीं भी आप सेमिनार को देखेंगे, मैं वादा करके जा रहा हूं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में आप मुझसे कहीं भी पहुंच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सोर्सेस खुल गए हैं अब, फ्री क्लासेस, प्लस क्लासेस, जहां जैसे मदद मिलेगी, जहां आपको जैसी मदद चाहिए, मैं तैयार हूं आप लोगों के लिए। सर मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा। सर का मैंने मैपिंग का क्लास देखा था। एक अद्भुत सी बात मैंने जो देखी और मैंने सीखा उनसे उसी दिन, कि जब वो पहले दिन मैपिंग बता रहे थे तो बच्चे को ये मैप वैप कुछ नहीं दिखाया। बोले कुछ मत रखो दिमाग में, 7 डब्बे बना दे रहा हूं मैं, और उन 7 डब्बों के बेसिस पर पूरे महाद्वीप और महासागर बताए। सर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो 0 से भी बच्चे को हीरो बनाने की ताकत रखते हैं। नहीं सर, प्रयास है मेरा, और ये बच्चों का सिर्फ प्यार है जो हर दिन ऊर्जा देता है। और आज तो पता नहीं मैं कितनी ऊर्जा लेके जाने वाला हूं भैया यहाँ से, ये तो है। और ये व्यक्तित्व भी ऐसे हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े हैं। और जैसे अभी सीसेट का उदाहरण भी था, काफ़ी बच्चे परेशान थे, मैंने सबसे पहले कोई शिक्षक को देखा तो ये आ गया है। ठीक है, तो ये हमेशा आपके साथ हैं। प्रीलिम्स का एनालिसिस था सीसेट का, तो पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले इन्होंने किया। धन्यवाद सर। तो मैं तो इनसे भी सीखता हूँ कि भाई चीज़ें आना हो तो सबसे पहले आओ, करना है तो सीखो। बहुत कुछ है जीवन में सीखने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका, हमें सुना आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे किसी भी प्रकार से जुड़े, फ्री वाली कक्षाएं, प्लस वाली, ऑफलाइन, जैसे भी आप हमसे लाभान्वित होना चाहते हैं, बस एक ही मकसद है, आप अपनी जिंदगी में सच में एक बेहतर करके दिखा दे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम विदाई लेंगे। थैंक यू। बैठो बैठो, प्लीज सिट डाउन, बैठिए। कुछ बोलने भैया, बोल लेने दो, नहीं तो बीमार हो जाएंगे अगर नहीं बोलेंगे। बैठो बैठो बैठो, एक बड़ी मजेदार बात बताने जा रहे हैं, बैठो। सबसे सविनय निवेदन कर रहा हूं कि इस महान धरती का सम्मान करें और आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठें। हमारे एक मित्र ने आज से करीब 2 साल पहले, मैं दिल्ली में था, तो उन्होंने मुझसे कहा, है बिहारी, गोरखपुर यानी बिहार? तो मैंने कहा हाँ बताओ।
तो कहे बदमाश हो। हमने कहा दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमने कहा लेकिन तुम एक हिस्सा देख रहे हो, एक बा से बिहार, बा से बहादुरी। 1857 का जब विद्रोह हुआ ना, 80 साल का कुंवर सिंह, 80 साल, ऐसे ही जज्बा रहा होगा, ऐसे ही 80 साल का आदमी, उसने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि बेटा इतना मारेंगे ना। बहादुरी ही नहीं, हमने कहा एक अभी सुनते जाओ, बुद्धिमता, वशिष्ठ नारायण सिंह, नासा नाश करने वाले, नासा को पैर छूना पड़ा कि यार ऐसी क्षमता पैदा होती है भारत में। सिर्फ वशिष्ठ नारायण सिंह नहीं, एक नाम बताने जा रहा हूं, शायद तुमने कभी नाम पे ध्यान नहीं दिया होगा, रास बिहारी लाल मंडल। नाम सुना है? माननीय रास बिहारी लाल मंडल मधेपुरा से 1911 में जब जॉर्ज पंचम का दरबार लगा तो जॉर्ज पंचम ने कहा कि मैं सिर्फ फ्रेंच भाषा में बात करूंगा। है कोई महारथी जो मुझसे बात कर सके? तो रास बिहारी लाल मंडल ने हाथ उठाया, बोले तुम फ्रांसीसी में करोगे, मैं फ्रांसीसी में भी तुमसे करूंगा, फारसी में भी करूंगा, हिंदी में भी करूंगा, इंग्लिश में भी करूंगा और जर्मन में भी करूंगा। बुद्धिमता, बिहार मतलब बुद्धिमता, बिहार मतलब बहादुरी और बिहार मतलब बगावत। एक आदमी, एक जयप्रकाश नारायण, एक आदमी ने भारत सरकार को मजबूर कर दिया इमरजेंसी लगाने के लिए। और बिहार मतलब भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध की धरती, यहीं तो निर्वाण मिला। गुरु गोविंद साहब यहीं पैदा हुए, पटना में। बाबा धाम यहीं बिहार में। और सबसे बड़ा उदाहरण जो यहां का जज्बे का उदाहरण है, जिसका सुदर्शन जी ने अभी नाम लिया, दशरथ मांझी। जिस मिट्टी के लोग पहाड़ काटने की क्षमता रखते हो, लेकिन सुन लो, इतना चिल्ला रहे हो, घर जाके 4 दिन सोओगे, सारी एनर्जी यहीं खत्म हो जाएगी। सुन लो पहले। कुसुमपुरा, जहां से इस धरती की कहानी शुरू होती है, जियो राजा। कुसुमपुरा, पुष्पपुर और फिर पाटलिपुत्रा, और पाटलिपुत्रा के बाद आजिमाबाद और आज पटना। और जब भी इस देश का उत्थान होगा तो ये मेरा मानना है कि उस उत्थान का जो नेतृत्व होगा वो बिहार से ही होगा। और उस उत्थान का जो मॉडल होगा उसका नाम होगा नालंदा मॉडल। नालंदा। कभी तुम हुएनसांग की किताब पढ़ो। एक जमाना ऐसा था जब कम से कम पूरा एशिया बिहार शिक्षा ग्रहण करने आता था। पूरा श्रीलंका का राजा हर साल अपने आय का एक पार्ट
नालंदा विश्वविद्यालय को भेजता था। ये इस भूमि की गरिमा है। इस भूमि के पास योग्यता की कोई कमी नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि देखना योग्यता का मतलब क्या है। योग्यता पढ़ते तो सभी है, तोते को भी पता नहीं क्या क्या याद है। योग्यता मतलब विचार करने की क्षमता। सिर्फ किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर तुम संतों के साथ बैठो तो वो बार बार ये बात कहते हैं कि स्मृति ज्ञान नहीं है। स्वामी विवेकानंद से पेरिस में एक आदमी ने कहा कि बाबा जी धर्म पे तो बहुत बोलते हो, भगवान पे तो बहुत बोलते हो, अमेरिका में शून्य पर बोलकर चले आए। बोले हाँ। बोले हम जो मुद्दा दें उस पे भी बोल के दिखाओ। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा दे दो मुद्दा, बिल्कुल बोलेंगे। तैयारी का जो मतलब है वो मैं बताने जा रहा हूं, उसको सुनना कि तैयारी का मतलब क्या होता है। तैयारी का मतलब जो 80% लोग समझते हैं कि पढ़ना, वो सेकेंडरी है। अगर पढ़ाई इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती तो कबीर जैसे लोग इतने महान कभी नहीं होते। कबीर किस स्कूल में गए हैं? शंकराचार्य का वेदांत, माया, ब्रह्म, आत्मा, बड़े बड़े विद्वान उसको समझाते हैं, उसको समझना ही मुश्किल है। माया का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ इल्यूजन, बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़ते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, बड़ी सारी बातें चल रही हैं। कबीर पता क्या बोलते हैं माया के बारे में? कहते हैं माया छाया एक सी, बिरला जाने को है। वीवर कह रहा माया छाया जो हमारी शैडो बनती है, कहते हैं माया छाया एक सी, बिरला जाने को है। जैसे होती तो दोनों है, दिखाई तो दोनों पड़ती हैं, लेकिन होती नहीं है। क्या एक्सप्लेनेशन है? पढ़ाई का काम है तुम्हारे विचार को, सोच को, तुम्हारे दिमाग को जिंदा करना। कैसे? आईएएस के इंटरव्यू में मैं उस मुद्दे पे आऊंगा, फिर से मुद्दा छोड़ा नहीं है मैंने। दो बातें बताने जा रहा हूं, उसको मनन करो। आईएएस के इंटरव्यू में पूछा कि एक रिक्शा वाला जिद कर रहा है भंडारा करने का। भंडारा तो देखते हो ना, खाना वाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, जूस का वितरण करते हैं। तो उन्होंने पूछा एक रिक्शा वाला जिद कर रहा था एक संत से भंडारा करने का, तो क्या एक रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? सात लोगों ने कहा कि रिक्शा वाला भंडारा नहीं कर सकता। मैं एक नाम बताने जा रहा हूं, उस नाम को सुनना। पहले इस पूरी कहानी को पूरा कर दूं। जो ये साहब लास्ट में पहुंचे, इनसे पूछे रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? बोले साहब बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि भंडारे के लिए धन से ज्यादा एक और चीज की जरूरत होती। बोले किसकी? बोले नीयत की। तो बोले कैसे करेगा रिक्शा वाला भंडारा? बोले सर एक मुट्ठी आटा जमीन पे गिरा देगा, चींटियां खा लेंगी, वो भी भंडारा है। बोले एक मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा, पंछी खा लेंगे, ये भी भंडारा है। और 4 रोटी गाय को और कुत्ते को खिला देगा, ये भी भंडारा है। तो भंडारा करने के लिए धन से ज्यादा किसकी जरूरत है? तुम अपने मन, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, मैं तो बार बार इसी चीज पे ध्यान देता हूं, मेरा बोलना ही यही है।
हमसे हमारी माता जी कहती हैं कि तुम क्या पढ़ाते हो यार, तुम पढ़े कब? और माँ है हमारी तो मानी सी बात है, उन्होंने दो जितना करीब से देखा उतनी करीब से बोले तुम कब पढ़े? क्योंकि हमारे आज सौभाग्य से हमारे गुरुजी जिन्होंने हमें बचपन में पढ़ाया है वो भी आए हुए हैं। बहुत खतरनाक आदमी। और आज मैं उनको बुलाऊंगा, निश्चित तौर पर मंच पे बुलाऊंगा। निश्चित तौर पर आज इससे अच्छी जगह उनको सम्मानित करने का, उनका ऋण चुकाने का कुछ हो ही नहीं सकता। और जब सारा स्कूल हमसे कहता था कि कुछ ना कर पाओगे तुम, तो हमसे कहते थे बेटा तुम कुछ ना कुछ खतरनाक करोगे, पता नहीं क्या करोगे लेकिन करोगे जरूर। और ये एक शिक्षक की पारखी आंखें होती हैं, तुमको अपने विचार को विकसित करना, विचार को। तो स्वामी विवेकानंद से पेरिस में एक आदमी ने कहा, पादरी ने, सुन लेना बहुत बड़ी बात है, यही है कंपटीशन। कहा जूते पे कुछ बोलो। किस पे? बोले बाबा जी जूते पे कुछ बोल के दिखाओ। तुम मान ले कि पूरा ज्ञानियों का देश है। अरे बोले महाराज जूता जीवन का संकलन है, पूरा जीवन जूते पे टिका हुआ है। बोले कैसे? बोले नया नया पहन लो तो काटता है, तो जूता काटता भी है। बोले थोड़ा सा पुराना हो जाए तो उसमें से आवाज आने लगती, चू चू करता। बोले जूता बोलता भी है। और बोले आदमी अगर जाता बदतमीज हो तो उसको कहा जाता है कि जूते का यार है, जूता दोस्ती भी करता है। बोले और तो छोड़ो, किसी को मिर्गी आ जाए तो जूता सुंघाना पड़ता है। बोले जूता औषधि है महाराज, जूता बोलता है, जूता काटता है, जूता औषधि है। बोले और? बोले और फुटबॉल मैच में जो आदमी ज्यादा गोल मारता है उसको गोल्डन बूट का अवार्ड दिया जाता है। इसी बात पर कबीर ने कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ आईएएस भया न कोई, और 4 अक्षर एनसीईआरटी का पढ़े सो आईएएस होए। तुम इतना रटने पे ध्यान देते हो, तुम इतना रटने पे ध्यान देते हो, ये तुम्हारे सोचने की विचार करना। नालंदा मॉडल क्यों कहा मैंने? ना से नालंदा ना से निर्वाण। ये तुम्हारा मन जो है ना, अब तुम सोचो किसी आदमी को तुम जूते पे बोलने के लिए कह रहे हो, वो ज्यादा गुस्से में होगा तो निकाल के चाटो मार देगा पहले। लेकिन ये देखो दिमाग, इसको बोलते हैं विजडम। स्वामी विवेक आनंद, स्वामी किसका? अपनी इंद्रियों का, जिसने अपने विवेक को जिंदा कर लिया है। जो भी व्यक्ति अपने इंद्रियों का स्वामी होकर अपने विवेक को जिंदा करेगा वो आनंद की स्थिति में रहेगा। यही है स्वामी विवेकानंद। फिर उन्होंने कहा अभी तो जूते की जीवनी खत्म नहीं हुई, एक पॉइंट और बचा है। बोले क्या? बोले जब रामचंद्र जी जंगल जा रहे थे तो उनका खड़ाऊ रखकर भरत जी ने 14 साल तक शासन किया। जूता महाराज भी है। हो गया ना इससे जूते पे? अगर तुमको आ जाता जूते पे निबंध लिखो, तुम तो पेपर फाड़ के चले आता कि बदतमीजी कर रहा है, देखो ये फेल करना चाहता है मुझको। और बोले एक बात और बताएं? बोले हाँ बताओ। बहुत सन्नाटे में आ जाते हो, मैं देखता हूं धीरे धीरे।
बोले हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक राज्य है बिहार, वहां जो ज्यादा दिमाग दिखाता, अरे सुन लो पहले तब किसी का नाम ले, पहले सुन लो। कुछ लोग बिना सुने चिल्लाने लगते हैं, बाद में पछताते हैं कि ये क्या बोल दिया यार। पहले सुनो, पूरा हो जाने दो। तो हमारे यहाँ बोले ऐसा है कि जब किसी आदमी को मूर्खता की उपाधि से सम्मानित किया जाता है तो उसको गधे पे बिठा के जूते की माला भी पहनाई जाती है। बोले निबंध पूरा हो गया? बोले बादशाह साहब। मैं स्टेज पे अब एक ऐसी पर्सनैलिटी को, एक ऐसे व्यक्तित्व को इनवाइट करना चाहूँगा जिन्होंने भारत में सिंगल हैंडेडली पत्रकारिता के स्तर को एक अलग पायदान पे जो ले गए, जिनकी पढ़ाई जेएनयू से हुई, लल्लन टॉप के फाउंडिंग एडिटर, इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर इन चीफ श्री सौरभ द्विवेदी सर। लव यू टू। ये इकलौता लव यू टू है जिस पर मेरी पत्नी को एतराज नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि नौजवानों में, विद्यार्थियों में हमारे प्राण बसते हैं और उन्हीं ने लल्लन टॉप को इतना बड़ा बनाया है। तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका, मैथिली सब बोल भी दूं तो उससे हमारे और आपके याराना के सूचकांक में कोई फर्क तो आएगा नहीं है? हाँ नहीं, आप बताइए महेंद्र मिश्र से लेके किसका हम गाना गाएं हैं? रितेश पांडे का गाएं कि खेसारी लाल का गाएं या पवन सिंह का गाएं? फिर आप कहेंगे डांस करके भी दिखाइएगा हैं? चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हंसी ठिठोली का वक्त कभी कम नहीं पड़ता है और आप तो उम्र के इस दौर में हैं जिसमें हिलते पत्तों को देखकर भी हंसी आती है, जवानी का दौर। बातचीत करेंगे। देश भर से आपके जैसे प्रतिभाशाली नौजवान लड़कियों ने और लड़कों ने सवाल पूछे हैं यूपीएससी को लेकर। उन सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मंच पर होंगे 3 अध्यापक, मधुकर कोटवे जी, सुदर्शन गुजर जी और मेरे बड़े भाई अवध ओझा जी। ये सवाल हमने देश भर से जुटाए हैं। ये सवाल राहुल यादव जी का है। पूछ रहे हैं यूपीएससी के परीक्षार्थियों को क्या पढ़ाई से ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और मोटिवेशन के लिए करें क्या? रात दिन रील देखते हैं नौजवान और मोटिवेशन उतनी देर रहता है बस जितनी देर रील चलती है। रील तो नशे की तरह है ना, जैसे शराब जितनी पीती रहो चढ़ती रहेगी। तो जैसे शराब पीना छोड़ दिया वैसे नशा उतरा। तो ये इन बहादुरों को मोटिवेशन की नहीं, आंतरिक शक्ति की जरूरत है। और आंतरिक शक्ति पैदा होगी ध्यान से, योग से। और बिहार की धरती जहां पर भगवान बुद्ध को निर्वाण मिला, वहां की धरती, अभी मैं उसी धरती की चर्चा कर रहा था। तो रील और शराब दोनों एक ही चीज है, जैसे बंद करेंगे उतर जाएगा। तो इन सबको चाहिए कि अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान की शुरुआत करें, योग की शुरुआत करें। अगला सवाल उमंग मिश्र का ये सवाल है कि दर्शन जीवन के लिए कितना जरूरी है, उसे जीवन में कैसे अपनाएं? Who would like to answer? दर्शन यानी ज्ञान। भगवान बुद्ध महान बने देखकर। सिद्धार्थ जो सिद्धार्थ से बुद्ध का निर्माण हो रहा है वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के थोड़ी हो रहा है। कबीर ने क्या, कौन सी कहाँ पढ़ाई की? एक खजूर का पेड़ देखा, तुरंत दर्शन बना दिया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो दर्शन यानी आंतरिक दृष्टि का विकास। चक्की चलते हुए बहुत लोगों ने देखा, लेकिन उस चक्की को कैसे अध्यात्म के दर्शन में सेट करना है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो दर्शन आंतरिक दृष्टि के विकास के लिए अनिवार्य है।
और वो आंतरिक दृष्टि आपको सिर्फ इस संसार में महान नहीं बनाएगी, आपको अगले लोक में भी आपका रास्ता प्रशस्त करेगी। ठीक है, अगला सवाल महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप चारों लोग उस पर रिस्पॉन्ड करें। ये यक्ष प्रश्न की तरह है और अनंत काल से चला आ रहा है। यूपीएससी में ऑप्शनल का चयन कैसे करें? महेंद्र का सवाल है, पर मिलियंस ऑफ महेंद्र का सवाल है। जी, तो सबसे पहले तो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करना, इसके इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। हमें मालूम होना चाहिए कि ये सिलेक्शन में रैंक भी दिला सकता है, नहीं तो सिलेक्शन रोक भी सकता है। सबसे बड़ा दुख जो होता है कि 2-2, 3-3 साल बार पढ़ लिए एक सब्जेक्ट को, देन बाद में रियलाइज़ होता है कि अब ऑप्शनल चेंज कर लूँ। तो मुझे लगता है 3 बातें ऑप्शनल में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ इंटरेस्ट। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो 2 पेपर कवर कर रहा है मेंस के। सब्जेक्ट में यदि इंटरेस्ट होगा तो ही आप उसको रात भर बैठ के पढ़ जाओगे। क्योंकि कई बार हम ऐसा लर्नर का वो है कि अरे इस बार तो ज्योग्राफी बहुत चला, इस बार तो पबएड बहुत चला, जोश जोश में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इंटरेस्ट नहीं होता तो सब्जेक्ट में फिर गड़बड़ी हो जाती है। तो एक बात इंटरेस्ट। दूसरा, मुझे लगता है ऑप्शनल में शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है। टीचर्स को बहुत ध्यान से चुने। सब शिक्षक अच्छे होते हैं, पर मुझे बात किसकी समझ आ रही है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट को जीना है। 2 पेपर्स लिखने हैं। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज़ का आपको एक संसाधन निकालना ही पड़ेगा। सच वही है कि यदि आप आंसर नहीं लिख पाए कोई फ़ायदा नहीं है अच्छा ऑप्शनल लेने से, अच्छे टीचर से पढ़ने से। तो तीसरी बात है कि कहीं ना कहीं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो 3 बातें ढूंढें, इंटरेस्ट, दूसरा शिक्षक, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कहीं से कैसा भी मुझे टेस्ट सीरीज़ का सोर्स मिल जाए। यही एक सत्य है ऑप्शनल को लेके। मैं सर के बातों में केवल एक ही चीज़ जोड़ूंगा कि तीसरे में, क्योंकि हिंदी मीडियम होता है तो हर विषय का मटेरियल नहीं मिल पाता है। जिसमें मटेरियल मिले, क्योंकि हम 1 साल की परीक्षा दे रहे, पीएचडी नहीं कर रहे कि हमें 3 साल 4 साल लग जाए। तो मार्केट में हमें ये भी देखना होगा कि उस विषय का हमारे पास मटेरियल है या नहीं। जैसे हम एक बार चर्चा कर रहे थे 1987 के डीजीपी जो भोपाल के थे, उन्होंने फिजिक्स हिंदी माध्यम में लिखकर सिलेक्शन लिया। तो हमने उनसे पूछा, सर आज अगर लेना होता तो क्या करते? तो बोले मैं फिजिक्स नहीं लेता, क्योंकि मुझे उसके लिए मटेरियल भी बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करना पड़ा। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले ये भी दिखे कि जिस विषय को आप चुन रहे हैं वो स्वयं पीएचडी करने वाला ना हो, बल्कि आपको बना बनाया मटेरियल मिले, आप उसको समझें, रिवाइज करें, उसके बारे में जानें, तो आपका सिलेक्शन और भी जल्दी होगा। चंद्रमौली जी। पहले तो बिहार को प्रणाम, और काफ़ी देर से सोच रहे थे कि आपको प्रणाम कर लिया जाए, पर अब मौका मिल ही गया। खैर, और जैसा कि क्वेश्चन है ऑप्शनल, आपको बता दें अगर राजा बनना इस एग्जाम का तो ऑप्शनल पे पूरी पकड़ करनी पड़ेगी, और मामूली होती नहीं कि हर कोई इस पे पकड़ पा पाएगा। 2-3 चीज पहले डिलिनेट कर लीजिए। सबसे पहले, अगर बैकग्राउंड है किसी सब्जेक्ट में तो सबसे पहले उसी को चुनने की कोशिश करिए। अगर वो चलन में है तो उसको पक्का चुन लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। आप पढ़ के आते हैं कुछ और यहाँ पे हवा चल रही होती है ABCD की, आप पहुंच के बोलते हैं अरे मेरे बगल वाला ABCD लिया है, मैं भी वही ले लेता हूं। वही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर बैकग्राउंड है तो आपको स्क्रैच से वर्क नहीं करना है। सेकंड, हमेशा ऑप्शनल वैसा चुनिए जहां रिवीजन का स्कोप अच्छा खासा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसा ऑप्शनल चुन लेंगे जिसके रिवीजन में कम से कम 6 महीने 7 महीने अगर निकल जाएंगे तो प्रॉब्लम इज आप खुद डिमोटिवेट होने लगेंगे। तीसरा, बिल्कुल कोरोबोरेट करेंगे द वर्ड सेड बाय सुदर्शन सर, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। पता चला 1 महीना लेने के बाद मन किया अरे माँ पसंद नहीं आ रहा है सब्जेक्ट, तो बड़ा लिखना पड़ रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा। आप कम से कम 10 दिन लगाइए, रिसर्च करिए, पर एक बार जो चुन लिया उस पर एकदम अड़िग रहना है अपने को। तो ऑप्शनल के ये 3 मेजर क्राइटेरिया जो हमने हमेशा देखे, और ये फायदा भी करते हैं, जो भी एस्पिरेंट होंगे जरूर फायदा करेंगे उनको। मैं तो कबीर शैली का इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ एक बात बोलूंगा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ऑप्शनल वही जो समझ में आए। इतना क्या सोचना यार, तुम लड़की देखने जाओगे तब तो हमको नहीं बुलाओगे कि अवध ओझा बता दो इस लड़की से शादी करे कि नहीं करे। 18 साल की उम्र में तुमको अपने देश का नेता चुनने का अधिकार मिल गया,
21 साल में तुमको कलेक्टर बना रहा है और तुम जाके पूछ रहे हो कि भैया, अब भरत शर्मा से अगर पूछोगे कि किस तरह की लड़की शादी करे तो भरत शर्मा क्या कहेंगे कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोरवाड़ू। हैं? भरत शर्मा तो यही कहेंगे ना कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू। और मनोज तिवारी से पूछोगे तो कहेंगे कि जोन बात बा सवर को में ऊ गोर का करी। लैला संवरे रहल इतिहास हो गईल, अब पाछे संवरन के कितनन के विनाश हो गईल। तो अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने विवेक, ये एग्जामिनेशन विवेक का है तुम्हारे। तो सर लोगों ने जो बता दिया सिंपल तरीके में यही है कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिए और चयन करिए। और अपना जो एक बड़ी मजेदार बात बता दूं, अपना ऑप्शनल किसी को मत बताइए। जैसे आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, आपका ये हिस्ट्री है, उससे क्या होगा, उससे सामने वाला क्या करे, आपको हिस्ट्री की 10 बुराई बता देगा। उसको सिर्फ आपको डिमोरलाइज करना है, कहेगा हिस्ट्री में नंबर नहीं आता, बहुत बड़ा है, और तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शनल है ही नहीं। तुम मस्ती से खड़ा हो कि जी गुरु जी जैसा कह रहे हो वैसे ही करेंगे। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। विक्रांत का सवाल है, अटेम्प्ट कैसे मैनेज करें? 1-2 बार तो ट्राई करने में अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं और फिर अटेम्प्ट खर्च करने में डर लगता है। अरे हमसे लोग हम पूछते कब दे रहे हो अटेम्प्ट, कह रहे पापा कह रहे हैं इस बार दे दो। एक बार दे के देख लो, एक बार शादी करके भी देख लो, अगर चलेगी तो फिर करना, नहीं तो छोड़ देना। अरे भैया तैयारी है युद्ध की, यहाँ कुछ देखा होगा नहीं ज्यादा, यहाँ कूद गए मैदान में तो गए। तो 1 साल आप अपनी तैयारी करिए, पढ़ाई करिए शानदार तरीके से, और 1 साल प्रैक्टिस करिए, कम से कम 500 क्वेश्चन मेंस के मिनिमम। जिस दिन आपका 500वां आंसर होगा ना, उस दिन आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा लिखने के लिए। और 30 क्वेश्चन पर डे प्रीलिम्स के, कितना हुआ 900 क्वेश्चन महीने में, 10 महीने में 9000, 12 महीने में लमसम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। और कितना करना है आईएएस में? 60। प्रोबेबिलिटी का अगर नियम लगाओ तो 70 करोगे कम से कम, और ज्यादा। तो पहले साल तैयारी, दूसरे साल प्रैक्टिस, और जब तुम्हें क्वेश्चन करने में सोचना ना पड़े और लिखने में सोचना ना पड़े, उसके बाद वाला अटेम्प्ट दे दो। सर ने तो स्केल बता दिया कि ये स्केल है, ऐसा हो तो ही जाना। सर मुझे लगता है ना, कई बार एक बार प्रीलिम्स तो दे के देख लूँ, इसमें एक अटेम्प्ट खराब कर लेते हैं, सिर्फ ट्राई करें। अच्छा, कुछ बच्चों का बोझ भी होता है कि 1 साल दिल्ली में रह रहा है, तो प्रूफ तो करो क्या कर रहे थे आप, क्योंकि इससे डर लगता है किसी शादी में जाऊंगा तो पूछ न ले क्या हुआ। तो मेरे हिसाब से सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि भैया जो एग्ज़ाम मांग रही है वो मैंने किया है कि नहीं। कहाँ से पता लगेगा? PYQs। कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या कोई सब्जेक्ट, तभी बोलेंगे कि मेरा हो गया जब आप पुराने सारे पेपर्स कम से कम लगा पा रहे हैं। तो एक स्केल मेरी नज़रों में बस यही है कि जब भी कोई भी अटेम्प्ट, या अभी इस बार जैसे 30-35 ऐसे बच्चे थे जिनका प्रीलिम्स निकला है, जो सीधे संपर्क में थे, उनका एक कॉमन आंसर था कि सर सबसे पहली बात कि मैं अटेम्प्ट तभी देने गया जब मैं कॉन्फिडेंस था किस चीज़ को लेके, PYQs को लेके। तो टॉपिक का कंप्लीशन कैसे हुआ, कब होगा, तो वो PYQs ही आपको बताएंगे, और तभी कॉन्फिडेंस भी आपको आने वाला है। नहीं तो ऐसे किसी के दूसरे मेजरमेंट से कि घर प्रूफ करना है, घर बताना है, तो इस बार प्रीलिम्स तो देख ही लें, देखेंगे फिर मेंस का क्या होगा। पर आप समझिए कि इंटरव्यू के बाद ही सिलेक्शन हो रहा है, सिर्फ प्रीलिम निकालने से काम नहीं हो रहा है। तो ये सच है, इस सच को पहचानो। बस थोड़ा सा बोलना चाहेंगे यहाँ पे एक अलग अंदाज में। देखिए, अटेम्प्ट तब दीजिए जब आपको लगे कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में एक घटना हो गई है। सुनिएगा, यूपीएससी प्रिपरेशन में जब वो घटना हो जाए, जब लगे कि आप उसके बिहार और वो आपकी पटना हो जाए, तब शायद आप सोचिएगा कि अटेम्प्ट देना है। और वो अटेम्प्ट ऐसा होना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ा लिखा सब कुछ किया, ईमानदारी से, शिद्दत से, और वो आपका ऐसा अटेम्प्ट हो जिसमें लगे कि यार कुछ नहीं तो ईमान तो कम से कम कहे कि हाँ कुछ पढ़ के ही दिया है। मुंह उठाए सुबह चल दिए प्रीलिम्स, अरे आज प्रीलिम्स का पेपर है, चलो दे लेते हैं, एडमिट कार्ड वहीं चलते चलते के निकाल लिए, पेन लेके वहाँ पे पहुँच के सेंटर पे कुछ लोग पेन ले रहे हैं,
और वो अटेम्प्ट देने आ रहे हैं। प्लीज लेट्स नॉट डू दिस। अगर आपको देना है तो बिल्कुल बिहार पटना वाला रिलेशन रखिए कि एक के बिना जिया नहीं जा रहा, और यहाँ पे यूपीएससी है वो दूसरा एंटिटी। लीला का सवाल है कि कपड़ों के बारे में बहुत बातें होती हैं, खासतौर पर इंटरव्यू में। लड़कों को और लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कैसा लुक रखना चाहिए? हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। फूड और ड्रेस ये दोनों ज्योग्राफी से कनेक्टेड हैं। सहारा डेजर्ट में तुम टाई नहीं लगाओगे, तो हर जगह का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप अधिकारी हो गए हैं, कल आपका कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ मीटिंग है, तो हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम अपना एक डिसेंट ड्रेस, टाई नॉब बंद है। तो एक तो जब लड़कियां जाती तो आमतौर पर तो साड़ी पहनकर ही जाती है, आमतौर पर सारी लड़कियां साड़ी पहनकर ही जाती हैं, और आमतौर पर सारे लड़के अपना सूट टाई वगैरह लगा के जाते हैं। वो एक सिंपल से ड्रेस है। ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों की देन है, तो वो एक प्रोटोकॉल शुरू से चला आ रहा है, ट्रेडिशन, तो वो ट्रेडिशन चल रहा है। पर आप चाहें तो सिंपलिसिटी में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 बटन यहाँ का खोल लिया, सोने की चेन बाहर है, कीरिंग नचा रहे। तो ये ड्रेस आप ऐसा पहनिए कि आपसे ज्यादा खाना अपने मन का खाइए और कपड़ा दूसरों के मन का पहनिए कि आपसे ज्यादा दूसरे आपको अप्रिशिएट करें। ऐसा ना हो कि हंसें आपको। गमछा तो शान है। जी, अगला सवाल है रणधीर का, जिसमें आप चारों लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग यूपीएससी के चेयरमैन होते तो आप यूपीएससी के तौर तरीकों में, परीक्षा लेने के तरीकों में किस तरह के सुधार करते या प्रोसेस में किस तरह का बदलाव करते? वैसे तो मतलब बहुत बड़ा पद है और यूपीएससी का चेयरमैन तो खुद नहीं बदल सकता, संसद उसको बदलती है। उनका तात्पर्य आप भावना समझिए रणधीर जी की। बिल्कुल। हाँ, अभी सवाल का जवाब देना है आपको, बताने हैं करेक्शन। अगर मैं कहूँगा तो मुझे जो लगता है, जो इन 10-12 वर्षों में मैंने देखा, एक तो जो बड़ा परिवर्तन होना चाहिए वो है प्रीलिम्स को लेकर। विद्यार्थी पूरे साल भर मेहनत करता है और केवल एक पेपर तय कर रहा है कि वो चयन होगा कि नहीं होगा। उस 2 घंटे में उसकी अपनी पूरे साल भर की मेहनत जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली दिख जाएगी। जैसे मेंस में 7-8 पेपर होते हैं, तो हमने जब एग्जाम दिया था तब 2-2 पेपर होते थे। मैं चाहूँगा कि अगर प्रीलिम्स वाला जो पहला वाला स्टेप है उसमें यदि 2 पेपर हो तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी जो खास करके मेहनत कर रहे हैं वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर और कंफर्ट जोन में समझ पाएंगे। बाकी सर लोग और बता सकते हैं इसमें। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं उसमें हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अच्छी से अच्छी शिक्षा ले पा रहा है, कोचिंग लेगा पा रहा है। बहुत सारे गांव हैं वहाँ से व्यक्ति ट्राई करने का सोचता है, तो कई बार पेपर को देख के बच्चों की आधी तो हिम्मत वहीं टूट जाती है कि यार मेरी तो कभी शिक्षा हुई नहीं, मैं तो बड़े शहर जाके कोचिंग करूँगा ही नहीं, कैसे ये कवर होगा। तो पेपर एटलीस्ट ऐसा मैं बनाने का प्रयास करूँ कि हर कोई एटलीस्ट एक बार प्रयास तो करे। मतलब मुझे सबसे बेसिक ये ध्यान लगता है कि हम पेपर तो बना रहे हैं लेकिन उस गांव के, छोटे से गांव के अंदर एक उस छोटी स्कूल के बारे में कभी सोच ही नहीं रहे कि वहाँ से पढ़ा हुआ विद्यार्थी इस पेपर को कैसे टैकल करेगा। तो उसके बारे में भी सोचने की शायद आवश्यकता है। जितने लोग कम से कम एक इंटरव्यू आईएएस का देते हैं उनको सरकार को एक डिग्री एडिशनल देनी चाहिए। कि आईएएस का स्टेट सर्विस कमीशन को भी जोड़ा जा सकता है कि जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे हमारे चंद्रमौली साहब 4 इंटरव्यू दिए, तो एक एडिशनल डिग्री देना चाहिए कि अगर उसको एक मानकता मानना चाहिए कि साहब ये आदमी इंटरव्यू तक पहुंचा है और अब इस देश में या दुनिया में कुछ भी करने की स्थिति में है, तो वो जो इंटरव्यू के बाद अगर आदमी निकला तो जो पूरा अंधेरा छाता है उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सहारा मिलेगा। एक सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है, इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स बेतुका था, तुक्केबाजी को प्रमोट किया गया, सीसेट का पेपर आईआईटी और कैट के लेवल का था। ये इस तरीके से सडन चेंज कैसे कर देते हैं वो प्रीलिम्स में, और तैयारी कैसे करें नौजवान, क्योंकि उसका तो एक अटेम्प्ट चला गया।
नहीं, ऑफिस में जो बॉस होता है तो जब वो देखता है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं तो कोई ना कोई काम ही दे देगा कि यार बाहर जाके गिनो कितने रिक्शे वाले गुजरे। अब यूपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तैयारी करा रहे हैं, एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन बना रहे हैं। आखिर एक निश्चित संख्या मेंस लिख रही है ना, तो पेपर तो था ही बेढंगा, लेकिन जिसका मन शांत था और तैयारी अच्छी थी वो फिर भी मेंस लिख रहे हैं। क्योंकि युद्ध में जो सबसे बड़ी जरूरत है वह है शांत मन की। तो पेपर बेढंगा रहा होगा, सही बात है, बहुत लोगों की किस्मत भी काम कर गई होगी। तो मैं तो यही अपील कर सकता हूं कि इस तरह का पेपर भविष्य में ना बनाया जाए, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा मैं प्रतिस्पर्धियों से अपील करूंगा कि वो इतना शांत रहें कि पेपर कुछ भी हो वो उस लिस्ट में रहे जहां उन्हें एग्जाम देना है। एक सवाल आप चारों ही लोग उस पर रिस्पॉन्ड करिएगा, वो ये है कि जितने भी टीचर्स हैं जिनको नौजवान देखते हैं ख़ासतौर पर ऑनलाइन वीडियोस में, वो सब मोटिवेट तो बहुत करते हैं पर ये नहीं बताते हैं कि असफलता से कैसे निपटें, क्योंकि सिलेक्ट होने वाले तो कुछ 100 या कुछ हज़ार ही हैं, अपीयर होने वाले लाखों हैं और तैयारी करने वाले उससे भी ज़्यादा। तो एकदम मोटिवेशनल वीडियोस देख के लगता है कि सब अच्छा हो जाएगा, सब बदल जाएगा, और फिर नहीं होता है तो अंधकार दिखता है, जैसा सर ने जिक्र किया। तो क्या हम प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि जब हम यूपीएससी में एंट्री करते हैं तो ये सोचकर तो सभी को पता है हर साल सीट 1000 ही आने वाली हैं, वो तो बढ़ने वाली नहीं है। पर जैसे कई बार विद्यार्थी कहते हैं प्लान बी, तो मेरा इसमें व्यक्तिगत ये मानना है कि जब पहली बार लड़ाई में उतरे तो केवल एक ही प्लान लेकर आर या पार। जो जापानी योद्धा होते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि वे जब युद्ध करने जाते हैं तो बस एक ही विकल्प होता है, जीत, और अगर वो नहीं जीत पाते तो अपनी गर्दन वही काट देते हैं। पर मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि अब उसके बाद वो जीवन खत्म हो गया, पर मैं कहना चाहूंगा कि पहले प्रयास में वो प्लान बी ना सोचे। जब अगर उसे लग रहा है कि पहला प्रयास वो सफल नहीं कर पा रहा है तो मेरे हिसाब से फिर उसने प्लान बी की तरफ सोचना चाहिए। लेकिन जब वो पहली बार लड़ने जा रहा है तो केवल एक ही लक्ष्य है और वो है केवल और केवल इस परीक्षा में सफलता। सर ने 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला ये भी पूछा था कि क्या चेंज होना चाहिए, और ऑनलाइन वीडियोस के बारे में जो सर का कहना था। 2 भाग में इसका जवाब देते हैं। पहला, चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन यूपीएससी पैटर्न। नंबर 1, आप प्रीलिम्स को अगर देखें इस समय, जीएस तो फिर भी हम लोग खींच कर ले जाते हैं, पर सीसैट आप हमें मैथ्स का क्वेश्चन देंगे, इंग्लिश का देंगे, हो सकता है हम कर भी लेंगे, पर हमें नहीं लगता कि शायद किसी गांव से कोई एक ऐसा छात्र है जिसने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रखा है और वो सीसैट के वो मुश्किल क्वेश्चंस को, जिसको बाद में जब हम लोग बैठ के की निकालते हैं तो हम लोग भी अपने बालों को खुजलाते रहते बैठ के कि ये क्या पूछ लिया, वो स्टैंडर्ड या तो कम करिए या फिर कहीं ना कहीं जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है आप पेपर के जो भी आपका, अगर हार्ड है तो उसके हिसाब से सेट करिए, अगर ईजी है तो उसके हिसाब से सेट करिए। अभी फिलहाल भी ये लग रहा है इस बार का भी पीटी पेपर देखिए कि सीसैट में अच्छे वो खिलाड़ी जिन्होंने जीएस पे पकड़ बना रखी थी, सीसैट की वजह से उनका शायद कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, इस बार की बात है। दूसरा, मेंस में आप सब जगह एक प्लेटफॉर्म पे हैं, जीएस, एसए, एथिक्स सब एक जगह हैं, बस ऑप्शनल एक ऐसा जगह है जहां पे आप कोई एक जगह फील नहीं करता। किसी ने ज्योग्राफी लिख रखा है, वो बेचारा 250 नंबर लाने के लिए अपने जिंदगी के आधा समय वहीं पे वेस्ट करता रहेगा, ज्योग्राफी, और वहीं पे आप किसी लिटरेचर वाले से मिल लीजिए, संस्कृत वाले से, वो बोलेगा अरे जो ऑलरेडी आ चुका है 10 बार वही आने वाला है, क्यों दिमाग लगाऊं इतना, और वाकई में उतना ही आता है। आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करेंगे 300 नंबर तक आराम से लोग पा सकते हैं। आप सोशियोलॉजी में मेहनत करके भी, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनी वन ऑफ यू, अगर आप उसमें कोशिश भी करेंगे तो सोशियोलॉजी में 270, 75 इतना ही पा पाएंगे एवरेज। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लेवल ग्राउंड लाना पड़ेगा वहां पे, या तो ऑप्शंस को धीरे धीरे आप फेज आउट करिए जैसे कि काफी राज्य में करा जा चुका है। तीसरा, इंटरव्यू लेवल पे आप मात्र आधे घंटे में किसी की कुंडली नहीं बना सकते। आप खुद झांकिएगा, आपने इतनी मेहनत की है 2 साल 3 साल और आप इंटरव्यू में गए, हो सकता है इंटरव्यू के सुबह वाले दिन आपके घर में किसी की तबीयत खराब थी, हो सकता है आप परेशान थे, जो भी कंडीशन हो, 30 मिनट में हम आपके वास्तविक रूप को नहीं निकाल सकते।
आप उसमें इतने नंबर का अगर वेटेज रख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत शायद उन लोगों का चयन रुक जाता है जो वाकई में ईमानदारी से सर्विस में जा सकते थे। चौथा, क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए यूपीएससी में, जो आजकल के कॉलेजेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यू दिया नहीं हुआ, आप उसको एक क्रेडिट दीजिए, वो उस क्रेडिट का यूज करके हो सकता है अपने स्टेट या राज्य पीसीएस में उसका रिजर्वेशन का फायदा उठाए या कहीं और उठाए, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है। लेट्स नॉट वेस्ट दिस यूथ। और रही ऑनलाइन वीडियोस की बात, तो देखिए ऐसा है कि मोटिवेशन तो जरूरी है जिंदगी में, पर कंटेंट के बिना मोटिवेशन बिल्कुल वैसा ही हालत होगा गेम में कि आपकी स्ट्रैटेजी तो बनी हुई है पर योद्धा नहीं है। आपको मोटिवेशन चाहिए, पर कंटेंट का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मोटिवेशन का है। थैंक यू। देखो, आप सब लोगों को 2 लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहिए। एक तो रैंचो को कि भैया योग्यता पैदा करो, सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। यूपीएससी का आदमी जिसको इकोनॉमी पता है, ज्योग्राफी पता है, फिजिक्स पता है, बायो पता है, एनवायरनमेंट पता है, इकोलॉजी पता है ना। और दूसरा एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। इस संस्था का जो को फाउंडर है उसका नाम है रोमन सैनी। वो हमारा स्टूडेंट वाजीराम में 18वीं रैंक आईएएस में, और छोड़ के $3 बिलियन की कंपनी खड़ा कर दिया, और उसका शिक्षक उसके यहाँ काम कर रहा है। तो 2 लोगों को आदर्श बनाओ, एक रैंचो को और एक रोमन सैनी को। अपनी नींव इतनी मजबूत करो, वर्कआउट करो यार, योगा सिखाओ। पूरा पश्चिम डिप्रेशन का शिकार है। बाबा रामदेव को मैं बड़ी इज्जत करता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कमोडिटी लेके, बाबा सांस बेच रहा है। इतना बड़ा कल्चर है ये, इतने ज्यादा लोग, मैं तो वीडियो देखता हूं, डायबिटीज रिवर्सल, सब आजकल डायबिटीज रिवर्स करा रहे हैं। इतनी ज्यादा पोटेंशियलिटी है। तुम सिर्फ मेरा एक स्टूडेंट है, 1 मिनट, मेरा एक स्टूडेंट है इलाहाबाद में, तो हमसे बोला आया एडमिशन लिया, कहा गुरुजी हम आईएएस तो ना बन पाएंगे। हमने कहा क्यों? कहा 7 साल जेल में थे, अभी छूटे हैं। हमने कहा तुम मालिक पढ़ने का है, चले आए, यहां तुम्हारी क्या जगह है? उसने कहा नहीं, आपको सुनते सुनते पढ़ने की इच्छा हुई, पढ़ रहे हैं और आईएएस की तैयारी करेंगे। और उस लड़के ने पिछले 2 साल में अपने आप को इतना बड़ा योगा गुरु बना लिया है कि हमारी जो संस्था है, और संस्था से अलग उन सारे बच्चों को वो सुबह योगा सिखाता है। और 6 लड़कों से शुरुआत हुई थी, आज कम से कम 1400-1500 लड़के उसके पास सुबह योगा करने आते हैं। योग्यता डेवलप करो यार। फिर तुम सन्नाटे में आ गए। एक सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है कि चैट जीपीटी का क्या असर होगा। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके क्या हम लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको फ्रेम कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, नए सिरे से कंपोज हो जाएगा, वगैरह वगैरह। बीच में बहुत उठा ये, और ट्विटर पे ये खूब चला कि एक आंसर जो है आया और ये यूपीएससी का आया। लेकिन मैं आपको एक साक्षात बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं प्लस क्लास में डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा रहा था, आपदा प्रबंधन। अब आपदा प्रबंधन में भारत में हर आपदा के लिए एक नेशनल प्लान बना हुआ है, और एक मैं आंसर राइटिंग करा रहा हूँ। एक छात्रा ने क्या किया, वही क्वेश्चन चैट जीपीटी पे डाला, और क्वेश्चन ये था कि जब भूकंप आ जाए तो क्या होगा। अब मैं बातें कर रहा हूँ बड़ी बड़ी कि भाई नेशनल प्लान में ये दिया है, हमें प्रिकॉशन लेना है, प्रिपेयर्डनेस करनी है, मिटिगेशन करना है, सारी चीज़ें हैं, हमारे एनडीआरएफ है, सारी चीज़ें। चैट जीपीटी का आंसर क्या आया कि आप तुरंत कार में बैठें और इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें। अब इस भरोसे के साथ आप चैट जीपीटी यूज कर लो, अब वो घर यूपीएससी आपके अंदर घर पहुंचा देगा, इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि चैट जीपीटी को आप एक टूल की तरह यूज करो अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए। वो एक टूल है। लोग कह रहे थे लोगों की जॉब चली जाएगी, अरे नहीं, आप अपने जॉब में ऊपर उठ सकते हो उस टूल की मदद से। लेके बहुत सारे बॉट्स बन गए हैं उसकी मदद से। तो टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे तो मोबाइल फ़ोन के डिसएडवांटेज नॉर्मली निकाल लेगा आदमी, पर आज 600 मिलियन वॉच टाइम लर्नर्स का मैं देखता हूँ, तो इसका भी तो एक बेनिफिट है सर। तो टूल है, यूज़ करना सीखो,
उसका सही ढंग से यूज़ करो बस, और हमेशा ध्यान रखो इंश्योरेंस कंपनी का। चैट जीपीटी में तो मैं कहूँगा कि हम उससे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ चीज़ें और भी हो सकती है क्या इसमें, तो आप उसे चैट जीपीटी में डाल के बस एक आइडिया ले सकते हो कि ये क्या बताना चाह रहा है। बट हम अगर सोच रहे कि केवल चैट जीपीटी से जिंदगी बदल जाएगी, तो ये यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेशन इसका पहले भी था और हमेशा ही रहेगा। शायद आपको ये बात पता होगी कि चैट जीपीटी को भी यूपीएससी एग्जाम दिलाया गया था और उसके प्रीलिम्स में चैट जीपीटी फेल हो चुका है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम इज ऑलरेडी मच अबव देन जीपीटी, चैट जीपीटी। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे, वो एल्गोरिथम्स है। इट इज सम न्यूरल नेटवर्क दैट वर्क्स ऑन एल्गोरिथम्स। ये एल्गोरिथम लिख कौन रहा है? हम और आप। तो जब हम और आप किसी मशीन को बना रहे हैं, वो लाख चाहे कितना भी इमिटेट करने की, वो आप और हम नहीं बन सकते। तो हमेशा कोशिश करनी है उसको अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो हम साफ उसमें लिख देते हैं कि हमें ज्योग्राफी का ये राज थोड़ा सर के सामने भी शेयर कर रहे हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी का अगर हमें कुछ ज़रूरत होता है, आई जस्ट गिव इन सम कमांड्स कि हमें जियोमॉर्फोलॉजी का इस टॉपिक का आई नीड सम प्रेजेंटेशन, वो हमें पूरा कंटेंट उठा के दे देता है। हाँ, अब बस हमारा इतना धर्म है कि हम उसको चेक कर लें, रिवाइज कर लें कि कुछ गलत ना दे रहा हो, पर वो देगा उतना ही जितना ह्यूमन फीड किया है उसमें, उसके आगे वो बढ़ नहीं पाएगा। आखिरी 2 सवाल। एक सवाल एनसीईआरटी को लेके बहुत पूछा जा रहा है कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्या इसका कोई रिप्लेसमेंट है, क्या कोई और विकल्प है? नहीं, एनसीईआरटी आपको सिर्फ एक बेस, जैसे एनसीईआरटी क्यों कहा जाता है, इस देश में 95% लोग ह्यूमैनिटीज 10th तक ही पढ़ते हैं, और वो भी किस तरह पढ़ते हैं कि टीचर कहता है हिस्ट्री पढ़ के कोई राजा नहीं बनेगा। और पूरा यूपीएससी का जो सेंटर है वो ह्यूमैनिटीज है। भाई, आज इस देश का लड़का न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? क्योंकि न्यूज़पेपर का सेंट्रल थीम क्या है? इकोनॉमी। न्यूज़पेपर में क्या है? ज्योग्राफी। न्यूज़पेपर में क्या है? आईआर। न्यूज़पेपर में क्या है? सोशल इश्यूज। ये सब ह्यूमैनिटीज है, और आपको ह्यूमैनिटीज पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे 91 के बाद हमको भेजा था हमारे परिवार वालों ने, खासकर हमारी माता जी ने कहा मेडिकल की तैयारी कर लो। हमारे सर यहाँ बैठे हैं, वो भी बताएंगे हम किस चीज़ की तैयारी करने लायक थे। तो हमारी माता जी ने कहा जाओ मेडिकल की तैयारी कर लो। हमने कहा मेडिकल में क्या होता है? तो कहे अरे मेडिकल में डॉक्टर बनते हैं। हमने कहा डॉक्टर, हमसे तुम जो है कहोगे चिमटी से पकड़ के, ये सब हमसे ना हो पाएगा। लेकिन ज़बरदस्ती जाके उन्होंने एडमिशन कराया, इसलिए क्योंकि मेरे मोहल्ले के सारे लड़के या तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने आ रहे थे या पीएमटी की। तो एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये तो आपको लैटिट्यूड बता देंगे मजबूरी में, लेकिन आईएएस की क्लास आपको लैटिट्यूड नहीं समझाएगी। और जिसको लैटिट्यूड नहीं पता उसको कैसे पता चलेगा कि यूरोप के क्लाइमेट में और अफ्रीका के 0 डिग्री के क्लाइमेट में सबसे बड़ा प्रभाव किस चीज का है? बिना बेसिक्स के कैसे एडवांस, सविंदर सिंह कैसे पढ़ोगे आप? आपको फोर्स नहीं पता। अभी आपसे कोई कह दे कि भाई साहब आप शीशे को पिघला रहे हैं, स्टेट मैटर 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड से जब किसी चीज को तुम लिक्विड में चेंज करोगे तो कौन सी एनर्जी काम करेगी? अब ये आपको नहीं पता, आपको मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता, आपको इवापोरेशन पॉइंट नहीं पता, आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, तो आप कैसे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ेंगे? इसलिए जिनको भी आईएएस की तैयारी करनी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, जिनको भी आईएएस की तैयारी करनी है और जो चाहते हैं कि मेरा समय वेस्ट ना जाए, उनसे मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि 5 महीने कम से कम ह्यूमैनिटीज की एनसीईआरटी तैयार करके तब किसी कोचिंग में एडमिशन लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको लक्ष्मीकांत समझ में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है सविंदर सिंह समझ में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो इकोनॉमिक्स की जो बुक है दत्ता सुंदरम समझ में आए, तो बेस तैयार कर लीजिए, वरना जीएनपी और जीडीपी में अंतर पता करते करते उम्र बीत जाएगी। और हमारे न्यूज़पेपर, भाई हिंदू न्यूज़पेपर तमिलनाडु, साउथ इंडिया में चलता है, वहाँ का एजुकेशन रेशियो बहुत हाई है और अच्छा भी है। हमारी तरफ तो अपने अपने न्यूज़पेपर,
अब हमारे देश में शायद ही किसी को पता हो कि बजट क्या है। भाई आपने अपने नौकर को 1000 रुपया दिया कि जाओ बाजार खर्चा करके आओ, और लौट के आया आपने हिसाब नहीं मांगा, फिर तो वो उड़ाने लगेगा ना। इस देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को संसद में बैठाए हुए पर उनसे हिसाब ही नहीं मांगती कि मेरा पैसा कहां खर्चा करते हो, तभी तो लुटा रहे हैं। तो बेसिक्स को तैयार करिए। सिर्फ अब इधर स्थानीय न्यूज़पेपर अजीब अजीब से न्यूज़पेपर है, अजीब, और फ्रंट लाइन की न्यूज़ ही अजीब है। 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। अब जब तुमने पहली बार हिंदू उठाया, उसकी फ्रंट लाइन पढ़ी डेमेस्कस इन डेंजर, तो तुमको ये नहीं पता चला कि डेमेस्कस नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तुम मीनिंग ढूंढ रहे हो। 2 दिन बाद तुम्हारी तरह कोई लड़का बगल से निकला, कहा अबे डेमेस्कसवा सीरिया में है। जैसे बिना बेस के बिल्डिंग नहीं बन सकती, ऐसे बिना एनसीईआरटी के कोई आईएएस नहीं बन सकता। एनसीईआरटी पढ़ो। सबसे ज़रूरी सवाल, क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है? अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम कहाँ से मैनेज करें? जो सिद्धार्थ की क्षमता रखते हैं, उनके पास YouTube पड़ा हुआ है, और ऐसे हमारे जैसे हजारों टीचर उस पर पढ़ा रहे हैं, वहां से दिशा ले ले। जो सिद्धार्थ की क्षमता रखते हैं, सिद्धार्थ की, और सिद्धार्थ की क्षमता है तपस्या करने की, जज्बा है। जो डॉक्टर अंबेडकर की क्षमता रखते हैं कि हम भूखे रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे, उनको कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको इन्वायरमेंट चाहिए, एक साहब से ने पूछा दिल्ली का आया हुआ, कहे भैया वहां इन्वायरमेंट नहीं है। हमने कहा यहां कौन सा इन्वायरमेंट है, स्पेलिंग लिख के दिखाओ इन्वायरमेंट की। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर हैं, अगर आप भगवान बुद्ध की क्षमता रखते हैं, सिद्धार्थ की, मैं अकेले लड़ूंगा और दिशा लूंगा लोगों से, उनको कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार लाइब्रेरी क्यों बनी, मंदिर क्यों बना, मस्जिद क्यों बना, क्योंकि सबके मन नहीं है पूजा करने का, लेकिन जब 50 आदमी वहां बैठेंगे तो आपका भी मन बन जाएगा। तो जो अकेले मन नहीं बना सकते सारिपुत्र की तरह, उनको बुद्ध के संग में आना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कोई कोचिंग नहीं की, लेकिन बुद्ध ने कोचिंग खोली, और उनके कोचिंग में हजारों स्टूडेंट, महाकश्यप, सारिपुत्र, उपाली। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। आखिरी सवाल इस समागम का आप चारों लोगों से है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में 75 बीत गए, आपके हिसाब से देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिस पर पूरे देश को, सरकार को, समाज को काम करना होगा? चारों लोग अलग अलग बताइएगा, तो आप तय कर सकते हैं कौन सबसे आखिरी में बताएगा। किसी भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के निर्माण में जो आधारभूत आवश्यकता है वो है शिक्षा। और डॉक्टर अंबेडकर की एक लाइन तो मेरे दिल में बैठी है, शिक्षा शेरनी का दूध है। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा इस देश में मैकालियन सिस्टम वाली खत्म होनी चाहिए। परसेंटेज और नौकरी, इस देश की शिक्षा का 2 ही आधार है, एक परसेंटेज। तुम्हारा कितना था 12th में? मेरा 12% था। तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं तो आईआईटी में जाऊंगा। आप जाइए आईआईटी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी को अपने जीवन का उद्देश्य क्यों बना रहे हैं? संसद में बैठने का भी उद्देश्य बनाइए। आप नहीं जा रहे हैं तभी तो बाकी लोग बैठे हैं। और हम सोच रहे हैं 24 में चले जाएं, फिर आप लोग भी आइए। ऐसा ही कह रहे हैं, ऐसा ही कह, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा ही कह रहे हैं। वो मन में एक बात आ गई, और हम आए या ना आए हमारा। अच्छा ये तो बता दीजिए, लोकसभा से भेजेंगे या राज्यसभा से?
आई हेट पॉलिटिक्स। मुझे राजनीति से नफरत है। देखो, यूपीएससी एक बात सिखाती है, जो कहना है वो करना नहीं है, जो करना है वो कहना नहीं है। इसी को हम संवैधानिक भाषा में बोलते हैं डिप्लोमेसी। हम तो भैया संघ चलाएंगे। संघ मतलब वो क्या कहते हैं, बुद्ध वाले संघ की बात कर रहा हूँ। विहार चलाएंगे, विहार, कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं बहुत जल्दी हम दोनों भाई आपसे यहाँ फिर मिलेंगे। और इतना प्यार कि मतलब अगर मैं वहाँ 1 मिनट और खड़ा हो जाता तो मैं रोने लगता।